आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एरोमेटिक केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स पढ़ना स्टार्ट किए थे और एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स को अच्छे से कवर कर चुका था, जिसमें सबसे पहला हमारे पास था नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं। तो सबसे पहले वहां पर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, जहां से नाइट्रोनियम आयन NO2+ का फॉर्मेशन होता है और फिर वह एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करके रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। इसी के बाद हम लोगों ने हैलोजनेशन रिएक्शन की बात की थी, जहां पर हमारे पास हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और वह एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है और रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। और लास्ट में हमारे पास सल्फोनेशन था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि वहां पर सबसे पहली बात तो एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल था और दूसरी बात वहां पर सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलता था, जिसकी वजह से हैवियर आइसोटोप्स की रिएक्टिविटी कम हो जाती थी। तो आज हम ESR रिएक्शन में बात करने जा रहे हैं अपनी 4th नंबर एग्जाम्पल की, जिसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन। देखो, हमारे पास जो फ्रीडल-क्राफ्ट है वो 2 रिएक्शंस होती हैं। एक होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आप इस एल्काइलेशन वर्ड पर यहां पर ध्यान दो। कहीं ना कहीं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात चल रही है। तो अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जनरल रिएक्शन क्या होने वाली है, आपके पास कुछ इस तरीके से बेंजीन है और यहाँ पर आपके पास हैलाइड है और हैलाइड के सामने यहाँ पर क्या है, आपके पास एनहाइड्रस AlCl3 है। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से R ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, ये जो आपके पास RCl है, ये RCl किसकी तरह और AlCl3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट और यहाँ पर बन क्या रहा है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन रही है, जिसको हम बोल सकते हैं एल्काइल बेंजीन। ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन को समझाने के लिए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके मैकेनिस्टिक पार्ट की, कि आखिरकार यहाँ पर हमारे पास मैकेनिज्म क्या है, और फिर हम इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको एकदम अच्छे से पता है मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किससे मिलने वाला है, एल्काइलेटिंग एजेंट से मिलने वाला है। किस तरीके से, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या है, RCl है और यहाँ पर क्या है, आपके पास AlCl3 है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर Cl के पास लोन पेयर है, एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है, तो यहाँ पर जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूँ इस चीज को। तो यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीर आएगी, RCl AlCl3, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव इस तरफ, ठीक है। तो फिर यहाँ से और इसके ऊपर क्या आ जाता है, बॉन्ड बनाते हुए नेगेटिव, और फिर इस तरफ से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, क्योंकि Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर आपके पास फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा, फाइनली आपके पास R+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? यहाँ पर आपके पास एल्काइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो एल्काइल कार्बोकेटाइन आप लोगों ने बनाया है, ये जो एल्काइल कार्बोकेटाइन आप लोगों ने बनाया है, यही आपका क्या होगा, डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल, जिसको आपको तलाश थी, ठीक है। तो अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला ESR के एग्जांपल्स में स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और यही सबसे मेन होता है। अगर आपको ये पता होगा तो अगले स्टेप फिर तो वही रिपीट होते हैं। दूसरा स्टेप क्या है आपके पास, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से यहाँ पर चलने वाली है सारी कहानी। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, यहाँ पर आपके पास क्या है, R+ है। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाने वाले हो इस R+ पर, और फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा,
फाइनली आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ H और यहाँ R। अब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाओ तो आपको अरेनियम आयन इंटरमीडिएट मिलता जाएगा। इस तरीके से आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर ये आपको जो मिल रहे हैं ये क्या होंगे, अरेनियम आयन इंटरमीडिएट। और लास्ट स्टेप में आपके पास क्या होने वाला है, अरेनियम आयन इंटरमीडिएट। और लास्ट स्टेप में आपके पास रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होने वाला है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब देखो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के लिए यहां पर जब आपने ऐसा किया था तो R+ के साथ यहां पर साइड में क्या आ रहा था, AlCl4- आ रहा था, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज थी। तो बस यहां पर रिमूवल प्रोटॉन हम इसी से करवा रहे होंगे। तो यहां पर हमारे पास पॉजिटिव है, यहां पर H है, यहां पर R है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां पर आप क्या लेके आ जाओगे, AlCl4- लेके आ जाओगे। जब आप AlCl4- लेके आ रहे हो तो यहां पर क्या होने वाला है, ये वाला पार्ट, एरो का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कहां पर चलाना है, ये वाला पार्ट इस H+ को ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे और दोबारा से रीगेन हो जाएगी एरोमेटिसिटी। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? और आपके पास फाइनली कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्काइल बेंजीन टाइप का। ये पास हमारा होता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि सिंपल रिएक्शन में एल्काइलेटिंग एजेंट क्या है, फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवाते समय वही दोबारा से 3 स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करवाया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बन कैसा है, एल्काइल कार्बोकैटायन है। तो इस बात को हम यहां पर नोट में लिखेंगे, because formation of carbocation, because formation of carbocation, there is possibility of rearrangement, there is possibility of रीअरेंजमेंट। आप सभी को अच्छे से पता है जब जब दुनिया में कार्बोकैटायन बनता है तो पक्की बात है वहां पर रीअरेंजमेंट जरूर होता है। तो इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही क्या, पॉइंट समझ में आया? तो अब इस रीअरेंजमेंट से किस तरीके के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होंगे और आखिरकार उसकी वजह से क्या दिक्कत आती है, इस बात को हम यहां पर पढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, लेकिन उसमें बात क्या थी कि जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है, उस फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है। और क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है तो जिसकी वजह से वहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इस ही बात को लेकर हमें कुछ एक दो एग्जांपल समझने हैं। सबसे पहला एग्जांपल कुछ आप लोगों के पास इस तरीके का है, जरा ध्यान से देखना। ये आपके पास इस तरीके से है और यहाँ पर आपके पास है CH3 CH2Cl और यहाँ पर आप ले रहे हो AlCl3। क्लियर है? अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो आप बोलोगे सर ये एल्काइलेटिंग एजेंट है। बिल्कुल एल्काइलेटिंग एजेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को बहुत अच्छे से समझिएगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जब आप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या है, CH3 CH2 CH2Cl और यहां पर क्या है आपके पास AlCl3। क्लियर है? अब यहां पर आपके पास Cl पे लोन पेयर है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, फिर से वही इस तरीके से लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन और फाइनली आपके पास यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा CH3 CH2 प्लस। मतलब एक तो आपके पास ये डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है कुछ इस तरीके से, लेकिन इसके साथ साथ आप यहां पर अगर जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा सकते हो। कहने का मतलब आप यहां पर रीअरेंजमेंट की बातें सोच सकते हो, क्योंकि दुनिया में जब जब कार्बोकैटायन बनता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट की बातें होती हैं। तो जो ये वाला आपके पास H है, ये H है, ये H हाइड्राइड यहां से जाएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहां पर कुछ एक ऐसा और बन जाएगा CH3 CH प्लस और यहां पर CH3। और ये जो बना है ये भी आपका क्या है, डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है। तो कहने का मतलब ये है
कि यहां पर इस रिएक्शन में आपके पास दो प्रोडक्ट आने वाले हैं। एक तो प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है, ये जो है इसको लगा दो सीधे एज इट इज CH2 CH3, और एक प्रोडक्ट आपने जब रीअरेंजमेंट करवा दिया उसके बाद आने वाला है। तो जरा ध्यान से देखना मैं किस तरीके से लिख रहा हूं इसको, CH3 और यहां पर CH3। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मतलब क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो उसकी वजह से आपके पास जो एल्काइल बेंजीन है या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इन दोनों में से मेजर कौन सा है? तो आपको पता है रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसका रेट भी फास्टर होगा, तो ये मेजर है। और ये क्या है आप लोगों के पास? माइनर है। क्या आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया जिसमें रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है? अब अगर आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया तो अब हम इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा है, फिर से वही बात, ये बेंजीन है, यहां पर हमारे पास CH3 CH2 Cl है, और यहां पर हमारे पास AlCl3 है। बोलिए आ रही बात समझ में? अब यहां पर इस केस में क्या होने वाला है, सोचो एक बार, इस केस में क्या होने वाला है? अगर आप इस केस में थोड़ा सा सोचोगे तो सबसे पहले भाई फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करवा लो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करवा लो। तो बताइए किस तरीके से आप सोचोगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? CH3 CH CH3 CH2 Cl और सामने क्या है? फिर से AlCl3 है। फिर से वही कार्यक्रम होगा, लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां जाएगा तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH3 CH2 प्लस। तो एक तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास ये बनके तैयार हो चुका है, एक इलेक्ट्रोफाइल आपके पास ये बनके तैयार हो चुका है। अब सुनो, अब यहां पर फिर से आप रीअरेंजमेंट सोच सकते हैं और आप लोग मुझे बताओगे यहां पर किसका रीअरेंजमेंट होगा। आपको पता है हाइड्राइड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, यहां से H माइनस जाएगा और H माइनस के जाते ही यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 और यहां पर प्लस, और ये जो फॉर्म हुआ है ये भी आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहां पर भी आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। अब दो आंसर कौन कौन से आएंगे इसको समझ लेते हैं, इसी के ऊपर मैं आंसर बना देता हूं। एक तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे एरो कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाला, जहां पर आप क्या कर दो, CH2 जोड़ दो, CH2 से CH जोड़ दो और CH से CH3 जोड़ दो। एक तो आंसर ये आ जाएगा आपके पास, पक्की बात है। और एक आंसर आप लोगों के पास क्या बनने वाला है? एक आंसर आप लोगों के पास कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 इस तरीके का आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें से मेजर कौन सा, माइनर कौन सा? फिर से वही बात, जो रीअरेंजमेंट के बाद आया है कार्बोटाइन वही आपके पास मेजर प्रोडक्ट देगा, और जो पहले था उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा? माइनर मिल जाएगा। क्या आपको ये फंडा समझ में आया? तो कहीं ना कहीं आप इसको फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का ड्रॉबैक कह सकते हो। क्या ड्रॉबैक है यहां पर? आप ये कह सकते हो, नोट में हम लिख लेते हैं, ड्यू टू कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट हैपनिंग इन Friedel-Crafts reaction, there is possibility of more than one alkyl benzene। सिंपल सी बात है, एल्काइल बेंजीन ही बनेगी, एल्काइल बेंजीन। That's why this is not a good method for prepare for alkyl benzene, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, इसी वजह से ये गुड मेथड नहीं होता। तो हम लिख देते हैं that's why it is not good method, that's why it is not good method।
किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या आपको पूरा फंडा समझ में आया ये वाला? सबसे पहले हमने फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की बात की, फिर हमने कार्बोनेट के रिएरेंजमेंट के लिए फंडे की बात की। अब हम लोग एक बात और कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और अदर एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में बताता हूं। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से रिलेटेड। तो एग्जांपल्स में सबसे पहला नंबर 1 एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है। यहां पर हमारे पास बेंजीन है, यहां पर हमारे पास CH3Cl है और यहां पर आप ले रहे हो AlCl3। अब इसको आपको कंप्लीट करना है, बहुत ही सरल है कंप्लीट करना। अगर हम इस रिएक्शन की यहीं पर बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को कैसे समझाओगे? CH3Cl प्लस AlCl3 हो जाएगा। बोलिए, यहां पर लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, तो आपके पास फाइनली यहां पर जो डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल मिलके आएगा वो क्या जाएगा? CH3 प्लस, मतलब एल्काइल कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस इसी इलेक्ट्रोफाइल को यहां पर जोड़ दीजिए और आपके पास यहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। बोलिए, क्या आपको ये पार्ट समझ में आ गया? अब थोड़ा सा रिएक्शंस में हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे मान लो दूसरे नंबर की रिएक्शन हमारे पास कुछ ऐसी है। यहां पर हमारे पास फिर से बेंजीन है, यहां पर हमारे पास CH2Cl2 है, मतलब एक H हटाकर हमने क्या कर दिया? एक क्लोरीन को और जोड़ दिया। अब इस केस में क्या होने वाला है? अब जरा इस केस में आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो, आपके पास CH2Cl2 है, कुछ ऐसा ही है, और यहां पर क्या है? AlCl3 है। तो यहां पर फिर से आपके पास वही कार्यक्रम होगा, तो आपके पास यहां पर फाइनली बनेगा CH2Cl प्लस, मतलब ये वाला इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों के पास बन जाएगा। जब ये वाला इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों के पास बन जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, तो आपके पास यहां पर कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके का CH2Cl। लेकिन बात यह है कि रिएक्शन यहां पर खत्म नहीं होने वाली, मतलब हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, कांट बी आइसोलेटेड। रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास फिर से क्या है? AlCl3 है। तो अगर फिर से आपके पास AlCl3 है तो आपके पास अब रिएक्शन क्या होने वाला है? देखो जरा ध्यान से, CH2Cl, यहां पर फिर से AlCl3 है, तो आपके पास वही कार्यक्रम होने वाला है, लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल वाला, इस तरीके का। जब आप ये ऐसे करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके का बन जाएगा CH2 प्लस। अब आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल बनके तैयार हुआ है वो ये वाला बनके तैयार हुआ है, ये है अब आपका डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। और क्योंकि अगर ये डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है तो बस एक और बेंजीन रिंग होगी सामने, और अगर एक और बेंजीन रिंग होगी सामने तो वहां पर रिएक्शन हो जाएगा और फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा CH2 इस तरीके से। क्या आपको बात समझ में आई? इस बात को ही समझना है। देखो, जब हम इसकी बात कर रहे थे तो इसमें हमने सीधे आंसर बना दिया, बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का एग्जांपल था। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर हम इसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? फिर से ये रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल बना के रिएक्शन को आगे कर देता है। बस अब इसी से रिलेटेड 2-3 रिएक्शंस और हैं। जैसे मान लो अब आपके पास क्या हो जाए, यहां पर CHCl3 AlCl3, तो इस वाले केस में आंसर क्या आने वाला है? इस वाले केस में आपके आंसर आ जाएगा CH, यहां पर आ जाएगा इस तरीके से, और एक और, मतलब यहां पर 3 टाइम्स फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा। कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा। बोलिए, अब अगर मैं नंबर 4th रिएक्शन की बात करता हूं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है। मैं यहां पर क्या ले लूं? CCl4 ले लूं, और यहां पर क्या जाए? AlCl3। तो बनने को तो यहां पर 4 बनने चाहिए थे, लेकिन यहां पर फिर से वही 3 बनने वाले हैं, PH PH, मतलब यहां पे CPH और यहां पर आ जाएगा Cl, एक Cl यहां पर फिर से रहेगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये फिर से क्या हुआ है? 3 टाइम्स हुआ है। रीजन है
होना चाहिए था 4 बार। देखो सुनो सुनो, 1 Cl था तो 1 टाइम, 2 Cl थे तो 2 टाइम, 3 Cl था तो 3 टाइम, अगर 4 Cl है तो 4 टाइम होना चाहिए था, लेकिन 4 टाइम पॉसिबल नहीं है, 4 टाइम पॉसिबल नहीं है ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक रीजन। बोलिए बात समझ में आ रही क्या? तो इस बात को आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे भी जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो आपको एक तरह से लगता है तो एक तरह से नहीं, आप इस तरीके से कुछ अपना अप्रोच करोगे। अब लास्ट बात इसी से रिलेटेड एक और करते हैं, कुछ और अदर एल्काइलेटिंग एजेंट्स। तो आइए अब हम बात करते हैं सम अदर एल्काइलेटिंग एजेंट। अभी तक हम फिडलक्राफ्ट रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं एल्काइलेशन वाला, अब इसमें एक लास्ट टॉपिक और है सम अदर एल्काइलेटिंग एजेंट्स। या फिर आप ऐसे कह सकते हो सम अदर रिएक्शंस लाइक फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं अल्कोहल ROH, और यदि हम अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम ले लें H+, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरीके से R ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब आपको इस पॉइंट को समझना है, ये जो ROH और H+ है ये आपके पास क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट है। अब किस तरीके से समझिएगा, यहाँ पर क्या है ROH H+, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, तो सिंपल सी बात है एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है, तो एसिड बेस रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ROH2 प्लस, फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और आपके पास फाइनली R+ का फॉर्मेशन हो जाएगा, और R+ आपके पास क्या है, एक डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है। बस इसकी रिएक्शन आप बेंजीन के साथ करवा दो। तो ये आपके पास एक पहला कॉन्सेप्ट है। अगर इसी पहले कॉन्सेप्ट में एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, कुछ एग्जांपल हम इस तरीके का ले सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन है और यहाँ पर क्या है आपके पास CH3 CH2 CH2OH है, और फिर से यहाँ पर आपके पास क्या है, H+ है। बोलिए बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर H+ है तो आपको पता है इसके बीच में कार्यक्रम होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर से आपको एल्काइलेटिंग एजेंट मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको दो एल्काइलेटिंग एजेंट में दो इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाले हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा CH3 CH2 CH2+, बोलिए, और एक इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल जाएगा, इसका रीअरेंजमेंट करवा दो, CH3 CH+ और यहाँ पर CH3। बस तो यहाँ पर इस वाले केस में दो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होंगे। एक तो आप क्या कर दो, इस तरीके से सिंपल बना दो, CH2 CH2 CH3, और एक आप क्या कर दो, कुछ इस तरीके से बना दो, CH CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब मेजर माइनर कौन सा होगा, बहुत सिंपल है, जो रीअरेंजमेंट के बाद इलेक्ट्रोफाइल मिला है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आ जाएगा, और जो पहले था उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, माइनर रहेगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल है जो कि सेम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की तरह वर्क कर रहा है। अब अगर मैं दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं, तो दूसरा एग्जांपल आप लोगों के पास कुछ ऐसा है, फिर से बेंजीन है। अब इस बार हम लोग क्या लेते हैं, इपॉक्साइड ले लेते हैं, और यहां पर हम लोग H+ ले लेते हैं। अब इपॉक्साइड और H+ लिया है, तो इस वाले केस में देखो इसके साथ क्या होगा, यहां पर इसके साथ क्या होने वाला है, इस पार्ट को पहले हमें समझना है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल समझना है। तो अगर हम फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल समझेंगे तो हमारे पास कहानी कुछ ऐसी चल जाएगी, यहाँ पर CH3 है ही, यहाँ पर सबसे पहले H+ आ जाएगा, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। सिंपल सी बात है, किस तरीके का रिएक्शन दिखा रहा है भैया, एसिड बेस रिएक्शन, ये बन गया। अब जैसे ही ये बना वैसे ही आपका इस तरीके से बॉन्ड शिफ्टिंग होगा। अब बॉन्ड शिफ्टिंग जब आपने इस तरीके से करवा दिया तो अब आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CH+ CH2 और यहाँ पर OH, और ये जो बना है यही आपका किसकी तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। बस इसको आप कहाँ लगा दोगे, इसको आप यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा दोगे, तो यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर OH है। बोलिए क्या आपको दूसरा तरीका ये समझ में आ चुका है, इपॉक्साइड भी एल्काइलेटिंग एजेंट का काम कर सकता है इन एसिडिक मीडियम। ऐसे ही अगर मैं तीसरी की बात करता हूं, तो तीसरा आपके पास कुछ ऐसा होगा,
यहाँ पर आप ले लोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एल्कीन, और यहाँ पर फिर एसिडिक मीडियम ले लोगे। तो वही बड़ी बात कि यहाँ पर ये जो पार्ट है इसके पार्ट का रिएक्शन कैसे होने वाला है आपको पता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 प्लस और CH3। ये तो आपने बहुत किया है, एडिशन रिएक्शन के टाइम मैंने आपको ऐसा बहुत कुछ सिखाया है। तो आपके पास यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH2 CH3। तो एक एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा। एक अगर मैं लास्ट एग्जाम्पल की और बात करता हूँ तो लास्ट एग्जाम्पल में आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर फिर से H प्लस ले लोगे। तो सबसे पहले जब आप पहली बार H प्लस का अटैक करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास स्टाइरिन का फॉर्मेशन होगा, इसको हम बोलते हैं स्टाइरिन, CH डबल बॉन्ड CH2। फिर अगर आप फिर से H प्लस ले रहे हो तो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH प्लस CH3, और ये फिर से बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, CH CH3 इस तरीके से फिनाइल रिंग, और यहां पर इस तरीके से फिनाइल रिंग। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आपकी सारी बातें खत्म होती हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपनी लास्ट रिएक्शन, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन में उसी की तरह है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा एसाइल ग्रुप पर। तो अभी हम बात करते हैं आखिरकार एसाइल ग्रुप क्या होता है, ये सब सीखेंगे। ये बेंजीन है, और यहां पर आपके पास क्या है, इस बार एसिड हैलाइड है, और एसिड हैलाइड के साथ आपके पास फिर से क्या है, AlCl3 है। तो यहां पर आपके पास इस तरीके से एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि हमारे पास आखिरकार एसाइल ग्रुप क्या होता है, तो आप कह सकते हो RC डबल बॉन्ड O इस तरीके का, ये जो है इसी को हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो देखो इसी ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ है। बोलिए अब इसके हम मैकेनिस्टिक पार्ट पे आ जाते हैं सीधे। तो मैकेनिस्टिक पार्ट में फिर से हमारे पास क्या है, वही 3 स्टेप हैं, अब तो रट चुके होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बोलिए अगर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है तो किस तरीके से करवाने वाले हो, RC डबल बॉन्ड O Cl, यहां पर क्या है आपके पास AlCl3 है। अब सुनो यहां पर किस तरीके से कहानी चलने वाली है, यहां पर फिर से वही है, कार्यक्रम होने वाला है, Cl पर प्लस आने वाला है, Cl बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास यहां पर RC डबल बॉन्ड O प्लस का फॉर्मेशन होगा। ये जो आपने फॉर्म किया है ये होता है आपके पास असाइलियम आयन, असाइलियम आयन, या फिर आप इसको कह सकते हो एसाइल कार्बोकैटायन। और ये एसाइल कार्बोकैटायन क्या होता है, हाईली स्टेबलाइज्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एसाइल कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज्ड होता है, और इसका रीजन आप लोग मुझे बताओ सबसे पहले, किस वजह से ये हाईली स्टेबलाइज्ड हो सकता है। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, और इसको सीधे इंस्टेंट बैक डोनेशन मिल जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट से बढ़िया तो स्टेबिलिटी कोई दे ही नहीं सकता। तो इस तरीके से अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, या फिर हम इसको IIT कैटायन भी कहते हैं। याद करो वह सभी कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता था और एडजेसेंट पे लोन पेयर होता था, जब उसको देता था तो इसी को बोलते हैं IIT कैटायन। सिंपल सी बात है। और IIT कैटायन बहुत ही स्टेबलाइज्ड कैटायन होता है, कार्बोकैटायन होता है। बोलिए क्या आपको सबसे पहली बात समझ में आ रही है। जब आपको ये पहली बात समझ में आ चुकी है फिर तो अब बचा ही नहीं कुछ भी। दूसरा आपका क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बोलिए अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को कैसे समझोगे आप लोग, सिंपल सी बात है, ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन है, या फिर आप ऐसे दिखाओ,
डबल बॉन्ड बनाकर, और यहाँ पर आप दिखाओ RC डबल बॉन्ड O प्लस। तो आपके पास सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O R। फिर आप इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते जाओ, तो यहाँ पर अरेनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो लास्ट स्टेप होगा उस लास्ट स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट क्या है, AlCl4 माइनस। ये AlCl4 माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, और आपके पास यहाँ पर फाइनली कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलिए क्या बातें समझ में आ चुकी हैं? बस यही होता है हमारे पास फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। फर्क क्या होता है, वहां पर एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन है, यही फर्क होता है और कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा जो नोट में बात है, नोट में यहां पर किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बात है इस रिएक्शन की, क्योंकि इसमें अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता तो जिसकी वजह से हम जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती हैं या एल्काइल बेंजीन होती हैं इस ही मेथड से प्रिपेयर करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड या दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, बोलिए किसके लिए, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बस सिंपल सी बात। तो कैसे समझाएंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का प्रिपरेशन? ये हमारे पास इस तरीके से है, यहाँ पर आपके पास RCOCl है और यहाँ पर आपके पास AlCl3 है। तो सबसे पहले आपने तो ये बना दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर आप दो रिएक्शन करवा सकते हो, एक तो जिंक अमलगम के साथ HCl के साथ, और एक आप करवा सकते हो N2H4 हाइड्रोजन के साथ OH माइनस। तो यहाँ पर आपके पास फिर से वही कहानी आ जाएगी, इस तरफ लगाओ यहाँ पर CH2R, और यहाँ पर भी आपके पास इस तरीके से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगी CH2R। देखो जिनको नहीं पता वो एक चीज याद कर लो कि जो ये होता है इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, और जो ये होता है इसको हम बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और ये जो दोनों ही रिडक्शन है वो क्या करते हैं, इनका रोल क्या होता है, जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है इसको CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रिडक्शन करते हैं। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लीमेंसन रिडक्शन। तो हम लोग वुल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। और ये बेस्ट मेथड है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिएरेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब कुछ इसी से मिलती जुलती एक दो रिएक्शंस और देखते हैं और फिर हम लास्ट में बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। तो अब हम फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की तरह कुछ और रिएक्शंस होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। सम अदर रिएक्शंस लाइक दिस। अब सम अदर रिएक्शंस में सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने कुछ ऐसा सा है कि यहाँ पर आपके सामने क्या है, बेंजीन है, और यहाँ पर है आप लोगों के सामने CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और हमने यहाँ पर ले लिया एक एसिड H3PO4। तो जब आपने ये ले लिया तो यहाँ पर सबसे पहले इस पार्ट को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर यहाँ से H प्लस आएगा तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH2 प्लस, और जैसे ही ऐसा बन जाएगा वैसे ही यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर CO माइनस, यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर CH3। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपके पास O माइनस वापस जाएगा, O प्लस H2 को एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा, और आपके पास ये बन जाएगा
C डबल बॉन्ड O CH3 और लास्ट स्टेप में इस H+ को हम बाहर कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके पास फाइनली फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। बोलिए क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बस यही सीखना था। अब अगर मान लो हम, ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया इसी की तरह, अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसी की तरह, तो वो तो बहुत ही आसान है। वहाँ पर हम लोग किस तरीके से बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जाएगी, ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आके इस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल देगा। और फिर बाद में आपको तो कहानी पता ही है, यहाँ ऐसे होकर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 और एक लास्ट स्टेप जहाँ से H+ निकल जाएगा और फाइनली आपके पास रीगेन इन एरोमेटिसिटी आ जाएगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलिए उसी की तरह रिएक्शन है। एक लास्ट रिएक्शन की और बात कर लेते हैं फिर इसी के साथ। हमारे पास यहाँ पर बेंजीन है और बेंजीन के बाद कुछ इस तरीके का ग्रुप है और इसके साथ हम यहां पर ले लेते हैं H+। अब बोलिए इस रिएक्शन को हम कैसे करवाएं? तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आके इस पूरे ग्रुप को बाहर कर देगा। तो यहाँ तक की तस्वीर कैसी आ जाएगी, यहाँ तक की तस्वीर आप लोगों की कुछ इस तरीके की आ जाएगी, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। अरे है ना, ये जब टूटेगा तो ये O- आ जाएगा तो H+ आ जाएगा इसके साथ। फिर यहाँ पर आपके पास H+ पहले से प्रेजेंट है तो ये यही वाला पार्ट चल जाएगा, ये ऑप्शन का लोन पर यहाँ पर अटैक करेगा तो ये OH2+ बन जाएगा। फिर से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ से ये वाली यहाँ पर अटैक करेगी, ये ऊपर जाएगा और नीचे की तरफ आके इस पूरे ग्रुप को बाहर कर देगा। ये आप साफ साफ दिखाना, मैंने दिखा दिया लेकिन आपको समझ में आ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का। ठीक है, और यहां पर भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये है आपके पास कुछ रिएक्शंस जो कि फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन की तरह ही हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन का, वो है लिमिटेशंस। उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा और सारी बातें तो आपको पहले से समझ में आ ही चुकी हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। देखो दो ही लिमिटेशंस हैं जिनको आपको ध्यान देना है। सबसे पहली लिमिटेशन होती है कि जो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन है वो डीएक्टिवेटेड ग्रुप्स के साथ नहीं वर्क करते। और डीएक्टिवेटेड ग्रुप्स के साथ वर्क नहीं करने का कारण मैंने सब लिखा हुआ है। खासकर जो रीजन है वो है कि यहाँ पर रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो रिएक्टिविटी भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और हमें पता है जो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, और दूसरा एक और बात है कि जो R+ और RCO+ हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमराइज कर जाते हैं यदि वहां पर फिनाइल रिंग इन पर अटैक ना करे। तो ये दो रीजंस की वजह से यहाँ पर डीएक्टिवेटेड जो ग्रुप होते हैं उस केस में आपको फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एक और है हमारे पास कि एक एनिलीन आपने सुना होगा और एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंजीन के ऊपर NH2 एक एक्टिवेटेड रिंग है, उसके बावजूद यहाँ पर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। उसका रीजन होता है क्योंकि एनिलीन एक लुईस बेस होता है और जो आप AlCl3 यूज करते हो, दोनों ही रिएक्शंस में आप AlCl3 यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट, तो वहां पर उसका लुईस एसिड नेचर होता है। तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने से पहले ही लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास एक कंपाउंड बनता है। आप इसको कहीं ना कहीं इस कंपाउंड को देखोगे तो ये हाईली डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है। अब क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है तो आपको पता है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करने से ये रिंग को हाईली डीएक्टिवेट कर देगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। बोलिए क्या क्लियर हुआ? तो ये दो हैं, आप साफ साफ नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी बातें कर लीजिए। अब देखो यहां पर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है खत्म।
कंप्लीट। अब एक नेक्स्ट लेक्चर और आने वाला है जिसमें आपको मैं पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी से रिलेटेड, ताकि आपकी बहुत अच्छे कमांड बन जाए इस टॉपिक पर। उसके बाद हमारा जो लास्ट सेगमेंट बच रहा है पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म का एरोमेटिक केमिस्ट्री में, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बच रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद मैं आपको फिर लास्ट में बताऊंगा मेरे खत्म करने के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म आपको किस तरीके से आगे स्टडी करना है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।